महान कियान साम्राज्य की प्रतिभाओं से जैसी अपेक्षा थी, वास्तव में उत्कृष्ट। येन हाई को समझ में नहीं आया कि वांग टेन की गति अचानक क्यों बढ़ गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उसके पीछे आ गया, उसे कुछ भी पता नहीं चला। वायु तत्व वाले मार्शल योद्धा के रूप में उनकी गति असाधारण थी और वे वायु तरंगों के प्रति बेहद संवेदनशील थे। फिर भी वांग टेन बिना किसी आवाज के उनके पीछे आने में कामयाब रहे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उनके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा। येन हाई को नहीं पता था कि वांग टेन ने अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का इस्तेमाल किया था। जैसे जैसे उसका अंतरिक्ष शरीर मजबूत होता गया, अंतरिक्ष पर उसकी पकड़ भी मजबूत होती गई। उसने अभी हाइपरस्पेस ट्रैवल का उपयोग किया, लेकिन उत्पन्न स्थानिक उतार चढ़ाव बहुत कम थे। यही कारण था कि येन हाई को कुछ भी पता नहीं चला। दूसरों पर हमला करना एक अच्छा कौशल था। 1 सीनियर येन है मारा गया। नीचे खड़े लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। येन हाई ग्रेट कियान अकादमी में शीर्ष 1000 प्रतिभाओं में से एक था। फिर भी उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट लग गई। अगर वे इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखते तो उन्हें लगता कि यह एक भ्रम था। तभी उन्होंने वांग टेन के हाथ में हथियार देखा। वह सोने की ईंट थी। एक ईंट। वह कैसा अजीब हथियार था। हर कोई उस साधारण सी दिखने वाली सुनहरी ईंट को देख रहा था। वह बहुत चमकदार थी। उनके मन में सवालिया निशान थे। येन हाई ने उनके अजीब हाव भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने सिर में असहनीय दर्द को सहा और अपने पैरों से काम किया। उसके चारों ओर हवा का झोंका चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आंधी में बदल गया है और उसकी गति दोगुनी हो गई है और वह वहीं गायब हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि वायु शक्ति से संपन्न व्यक्ति कितना तेज हो सकता है। वांग टेन मुस्कुराया और वह भी गायब हो गया। येन हाई अखाड़े के दूसरे कोने पर रुक गया। उसने उस जगह को गौर से देखा जहां वांग टेन था। वहां एक छाया धीरे धीरे छट रही थी। हॉन्फना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। येन हाई हैरान रह गया। उसे तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसका सिर सुन्ना हो गया। तब टकराना। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक बार फिर वही धीमी आवाज हवा में गूंज उठी। ये दूर की बात लग रही थी और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। मेरा पैर। येन हाई का सिर घूम रहा था। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह लड़खड़ा गया। सिर पर 2 वार लगने के बाद उसे बहुत बुरा लगा। चक्कर सहते हुए उसने फिर भागने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि ये द्वंद्व धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गया है। क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? ये शब्द उसके शब्दकोश में कभी आसानी से नहीं आएगा। इस प्रकार अखाड़े में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। येन हाई आगे पीछे घूमने लगा जबकि वांग टेन एक आत्मा की तरह उससे चिपक गया। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। बैंग बैंग बैंग। धीमी धीमी आवाजें गूंजती रहीं। 3 हिट। 4, 5। येन हाई अचंभित था। ऐसा क्यों हुआ? उसने कभी भी अपने से कम योग्यता वाले किसी व्यक्ति द्वारा इतनी बुरी तरह प्रताड़ित होने का अनुभव नहीं किया था। उसे खुद पर दया आने लगी। अंत में येन हाई को हार माननी पड़ी और वह गिर पड़ी। वह एक इंसान था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कई भारी वारों का सामना नहीं कर सकता था। उसके सिर पर कई चोटें थीं। वे बहुत ही स्पष्ट थीं। दर्शक दीर्घा में सन्नाटा छा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वरिष्ठ येन हाई खो गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह बुरी तरह हार गया। आत्मविश्वास रखो। वह हार गया और यह एक भयानक हार थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अखाड़े में वह क्रूर युवक कहां से आया है? वह निर्दयी है। मैं मानता हूं कि वह शैतान है। बहुत बड़ा हंगामा मच गया। एक ही समय पर ओलिविया को समझ नहीं आ रहा था कि जब वह सीनियर येन हाई को देखेगी, जिसकी वह कभी प्रशंसा करती थी, तो उसे क्या भाव देना चाहिए। उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से फड़क रहे थे। क्लाइव को लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसने वांग टेन को बहुत कम आंका था। इस आदमी के पास तीसरे स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धाओं से लड़ने की शक्ति थी। यहां तक कि येन हाई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चाहे वह किसी को भी भेजे, वे केवल हारेंगे। जहां तक डेल का सवाल है। क्लाइव ने उसकी तरफ देखा और उसे जवाब मिल गया। उसने देखा कि दूसरा पक्ष अपना बड़ा सिर सहला रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर था।
डेल को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्लाइव उसे कैसे देख रहा है। मेरे पेट में दर्द है, मैं जा रहा हूं। वह क्लाइव के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चले गए। क्लाइव, तारांकन। वह अभी अभी चला गया। ओलिविया अवाक रह गई। वह और क्या कर सकता है? क्लाइव ने हताश होकर पूछा। उससे पंगा मत लो, उसे धमकाना आसान नहीं है। ओलिविया ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बहुत पहले से जानती थी कि क्लाइव क्या करना चाहता है। हालांकि वान टेंग ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकी। हकीकत ने साबित कर दिया कि वान टेंग कोई देहाती आदमी नहीं था। उसके पास काबिलियत थी और वह षड्यंत्र भी रचता था। सीनियर यिन हाई की हालत देखिए। ओलिविया की बातों के बाद क्लाइव और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास कोई और उपयुक्त उम्मीदवार भी नहीं है। तीसरे स्तर के दिव्य चरण से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा सताया जाएगा। जहां तक इस स्तर से ऊपर वालों की बात है तो वह शायद लड़ने के लिए राजी नहीं होगा। यह आदमी सतर्क है। उसने मुझे शुरू में ही एक सीमा बता दी थी। लगता है तुम्हें अपना हमशक्ल मिल गया। ओलिविया ने उसकी असहाय नजर देखकर ठहाका लगाया। उनके जैसे युवा लोग जो कुलीन परिवारों से आते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। ओलिविया क्लाइव के विचारों को पढ़ सकती थी। उसने पहले भी ऐसा किया था। उसने उसे रोका नहीं क्योंकि यह भी एक तरह की प्रतिस्पर्धा थी। द्वंद्वयुद्ध के बिना आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली है। हम्फ, क्लाइव ने नाक भान सिकोड़ी। वह चुप रहा और चुपचाप एक तरफ जाकर गुस्सा करने लगा। वान टेंग ने सभी की स्तब्ध निगाहों के बीच अपनी ईंट उठाए और विलाप किया। महान कियान साम्राज्य की प्रतिभाओं से जैसी उम्मीद थी, वाकई शानदार। सबने उसकी बात सुनी। सब लोग असाधारण। वे नहीं जानते थे कि साम्राज्य की अन्य प्रतिभाएं उत्कृष्ट थी या नहीं, लेकिन उन्हें यकीन था कि सीनियर यिन हाई इस तरह से अलग नहीं दिखना चाहते थे। ये बंदा काफी दुष्ट लग रहा था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को सूअर के सिर में मार दिया और कहा कि वह बेहतरीन है। तुम्हारा चेहरा कहाँ है? नोव एल बी जे एन एन। वान टेंग ने आह भरी और अपने आसपास गिरे हुए विशेषता बुलबुले पर नजर डाली। उसने उन्हें जल्दी से उठा लिया। उन्हें पाने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ग्रहीय क्षेत्र ज्ञानोदय 800। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 650। नक्षत्र बल पवन तारांकन 3000। रेजिंग गेल अल्टिमा 300। उग्र आंधी शास्त्र 150। जब वान टेंग ने विशेषता बुलबुले देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। जब उसे दिव्य क्षेत्र आत्मा और ज्ञान में परिवर्तित किया गया तो उसके पास आत्मा के 65 अंक और ज्ञान के 80 अंक थे। उन्होंने नक्षत्र पवन बल के 3000 अंक प्राप्त किए। DQ से नक्षत्र पवन बल के 3800 अंक प्राप्त करने के बाद यह उनकी दूसरी संपत्ति थी। इससे उनकी बहुत मेहनत बच गई। आभासी ब्रह्मांड का अपंजीकृत निवासी आखिरी दो विशेषता बुलबुले मुख्य व्यंजन थे। एक अल्टिमा था जबकि दूसरा एक शास्त्र था। वे वान टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और उसकी याददाश्त में बदल गए। आंधी अल्टिमा। वान टेंग के दिमाग में एक छवि उभरी। यह एक विशाल और अंतहीन मैदान था। एक अकेला व्यक्ति मैदान में आगे और आगे चला गया। एक तूफान उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, जो उस आकृति के खिलाफ बहते हुए आकाश और जमीन में तबाही मचा रहा था। वह व्यक्ति बहुत देर तक चलता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके चारों ओर की आंधी और तेज होती गई। अंत में उसने अपनी तलवार निकाली और आसमान पर वार कर दिया। तूफान एक भयावह ब्लेड की चमक में बदल गया। बल इतना शक्तिशाली लग रहा था कि धरती और मैदान को चीर सकता था। ये प्रचंड तूफान था। वान टेंग की आंखों में एक अजीब सी हरी तलवार की चमक चमक उठी, मानो कोई आंधी उसके पास से गुजर गई हो। ये चमक एक पल में गायब हो गई। ये रेजिन गेल अल्टिमा अतीत में प्राप्त विंड हेल अल्टिमा से भिन्न था। रेजिन गेल अल्टिमा एक शुद्ध वायु तत्व अल्टिमा था, जबकि विंड हेल अल्टिमा में हत्या करने की मंशा और वायु तत्व का मिश्रण था। ये बेहद शक्तिशाली था। विंड हेल अल्टिमा निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रेजिन गेल अल्टिमा नहीं था। अल्टिमा अभी भी अल्टिमा ही था। यिन हाई ने ग्रेट कियान अकादमी में शीर्ष 1000 में प्रवेश करने के लिए इस पर भरोसा किया। वान टेंग को लगा कि उसे इस अल्टिमा को नीची नजर से देखने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार उसने इससे बिना किसी ज्यादा मेहनत के उठाया था। फिर वायु तत्व शास्त्र था। उग्र तूफान शास्त्र।
जैसे ही गुण बुलबुला उसके शरीर में प्रवेश करता है, उसके मन में एक व्यक्ति की रूपरेखा उभरती है। ये व्यक्ति जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ है और एक शास्त्र का अभ्यास कर रहा है। वान टेंग ने धीरे धीरे रेजिंगेल शास्त्र को समझ लिया। अंततः उन्हें वायु तत्व शास्त्र प्राप्त हुआ। वान टेंग खुशी से लगभग रो पड़ा। कितना कठिन सफर है। अपनी अंतरात्मा को त्याग कर एक निर्दोष युवक को पीटने का दर्द सहना उचित था, जिसका उससे कोई दुश्मनी नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। वान टेंग को अपने दिल में पश्चाताप हुआ। अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो वह उसे मुआवजा देगा। सच में, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। वान टेंग ने चुपचाप वादा किया और बेहोश यिन हाई को घूरने लगा। फिर वह बिना पीछे देखे मैदान में चला गया। अरे, घूरा भालू कहाँ है? वान टेंग गुण प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति चला गया था। उसे पेट में दर्द हुआ और वह चला गया। क्लाइव ने एक अजीब लेकिन संयमित मुस्कान दी। ओह टिल्डा, वान टेंग ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उसे लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। क्लाइव के चेहरे पर मुस्कान और भी अजीब हो गई। वह अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सका। वह अपने दिल में गुस्से से भर गया। बकवास, मैं वह नहीं हूं जो भाग गया। मैं अजीब क्यों हो रहा हूं? NOWELLBEIN.CO। वान टेंग ने आगे जांच नहीं की। उसने कुछ विशेषता बुलबुले लेने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने का फैसला किया। वह इस जगह से थक गया था। उसे जगह बदलनी चाहिए। ओलिविया उसके पीछे दौड़ी और उत्सुकता से उसे नापने लगी। तुम कितने शक्तिशाली हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्लाइव भी थोड़ा झुककर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। क्यों? क्या तुम मुझे पीटने के लिए किसी को ढूंढने जा रहे हो? वान टेंग मुस्कुराया। ओलिविया को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सीधा होगा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने मुंह बनाया। अरे, मुझे तुमसे क्या शिकायत है? मैं तुम्हें क्यों पीटना चाहूंगी? तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो? वान टेंग ने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या मैं उत्सुक नहीं हो सकती? ओलिविया ने अपनी आंखें घुमाईं। वान टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं देते हुए मुस्कुरा दिया। कुछ समय बाद ओलिविया फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, तुमने ईंट को हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? क्या इसलिए कि तुम्हें असामाजिक व्यक्तित्व विकार है और तुम समाज से बदला लेने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या? वान टेंग ने लगभग गाली देते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आप ही वह व्यक्ति हैं जो इस विकार से ग्रस्त हैं। आपका पूरा परिवार मानसिक रूप से बीमार है। वान टेंग ने गहरी सांस ली और शांत हो गया। उसने ओलिविया को घूर कर देखा। चुप्पी का मतलब है सहमति। ओलिविया डरी नहीं, वह हंसी। वान टेंग को यह महिला थोड़ी परेशान करने वाली लगी। अरे, इतना बोरिंग मत बनो। क्या आप कुछ कह सकते हैं? मेरे चचेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ओलिविया का मुंह कभी बंद नहीं हुआ, जबकि वान टेंग द्वंद्वयुद्ध देख रहा था। वह लगातार भिनभिना रही थी, मानो उसके चारों ओर मधुमक्खियों का झुंड हो। वान टेंग ने पूरी रात गुण एकत्रित किए। फसल बहुत बढ़िया थी। यही कारण था कि उसने ओलिविया की बकवास को सहन किया। जब वह अपने कमरे में वापस गया तो उसने अपने लाभ की गिनती की। ज्यादातर लाभ बल के थे। अगर वह कल विशेषताओं का एक और दौर चुनने गया तो उसके बल में एक छोटे स्तर की वृद्धि हो सकती है। वान टेंग मुस्कुराया और अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने रेजिंगेल शास्त्र का अभ्यास करने का फैसला किया। जब उन्हें वायु तत्व शास्त्र प्राप्त हुआ तो वे इसका अभ्यास करने के लिए उत्सुक थे। वे चाहते थे कि उनकी वायु शक्ति जल्द से जल्द ग्रह अवस्था तक पहुंच जाए। वान टेंग, रुको! राउंड बॉल की आवाज अचानक आई। क्या बात? क्या तुम्हें वर्चुअल रियलिटी याद है? राउंड बॉल उसके सामने प्रकट हुई। आभासी वास्तविकता। वान टेंग दंग रह गया। बेशक, उसे वर्चुअल रियलिटी से बहुत फायदा हुआ था। आप अंदर विशेषता बुलबुले एकत्र कर सकते थे। वह इसे कभी नहीं भूलेगा। हालांकि पृथ्वी की आभासी वास्तविकता एक खोखला खोल थी। ये ब्रह्मांड के नेटवर्क से जुड़ा नहीं था, इसलिए कुछ बुनियादी सुविधाओं और पहले से मौजूद तारा जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी वान टेंग कई विशेषताओं को हासिल करने में कामयाब रहा। वह जानता था कि आभासी वास्तविकता कितनी शानदार है। अगर वह ब्रह्मांड नेटवर्क से जुड़ सकता है तो चीजें कैसे बदल जाएंगी।
वांग टेंग अचानक उत्साहित हो गया। राउंड बॉल ने कहा, वास्तव में आभासी वास्तविकता को आभासी ब्रह्मांड के रूप में भी जाना जाता है। ये लगभग वास्तविक ब्रह्मांड जैसा है। आभासी ब्रह्मांड। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। यह महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, एक बार अंदर जाने पर तुम्हें पता चल जाएगा। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वांग टेंग आभासी ब्रह्मांड के बारे में बेहद उत्सुक था। उसने जल्दी से राउंड बॉल से आग्रह किया, चिंता मत करो, मैंने अभी कहा कि आभासी ब्रह्मांड एक वास्तविक ब्रह्मांड की तरह है, इसलिए यह वास्तविक ब्रह्मांड से अलग नहीं है। प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पहचान की आवश्यकता होती है। यदि आप आभासी ब्रह्मांड में निवास खोलना चाहते हैं तो आपको वास्तविक दुनिया में एक पहचान रखने की आवश्यकता है, इसलिए राउंड बॉल ने समझाया। तो क्या हुआ? वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। राउंड बॉल बहुत देर तक बोलता रहा, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका। उसे असली यूनिवर्स हुको घरेलू पंजीकरण की जरूरत थी। कुछ दिनों में ग्रेट कियान ग्रह पर पहुंचने के बाद आप अपना हुको प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको तस्करी करके अंदर लाने की कोशिश कर सकता हूं, राउंड बॉल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे तस्करी करके अंदर ले आओ। वांग टेंग चौंक गया। साफ शब्दों में कहें तो आप एक अपंजीकृत निवासी हैं। इस तरह चीजें आसान हो जाएंगी, राउंड बॉल ने समझाया। लेकिन आपको इंतजार करना होगा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वांग टेंग ने आह भरी। उसे अपनी अधीरता पर काबू पाना था। अगले दिन जब वांग टेंग साधना कर रहा था, यिन हाई उसे खोजने आया। वह आश्वस्त नहीं था। उसका सिर सूज गया था और वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वह वांग टेंग से अपनी कुछ गरिमा वापस पाना चाहता था, इसलिए वह उसे चुनौती देना जारी रखना चाहता था। उसने कल की लड़ाई का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया था और महसूस किया था कि वह वांग टेंग के भूतिया कदमों के कारण हार गया था। अब जब वह तैयार था तो वह प्रतिरोध करने में सक्षम होगा। कल की तुलना में वह कितना असहाय था। वांग टेंग की साधना का स्तर उससे कम था। उसे विश्वास नहीं था कि वह उससे बुरी तरह हार जाएगा। एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा के रूप में यह उसकी गरिमा का आखिरी अंश था। स्वाभाविक रूप से वांग टेंग उसे अस्वीकार नहीं करेगा। वह विनम्रता से सहमत हो गया। दूसरा पक्ष उसे व्यक्तिगत रूप से खोजने आया था। वह प्रस्ताव को कैसे अस्वीकार कर सकता था? ऐसा नहीं होगा तो वह नाराज हो जाएगा। वैसे भी वह अपने अंदर से कुछ विशेषता बुलबुले निकाल सकता था। यह कोई समस्या नहीं थी। वह इस बार बस हल्के से मार सकता था। इस प्रकार यिन है फिर से हार गया। उसकी उत्कृष्ट प्रसिद्धि फैलने लगी। तीसरे दिन यिन हाई उसे फिर से ढूंढने आया और उसे फिर से पीटा गया। वांग टेंग ने बहुत अच्छा समय बिताया। दिन में वह खेती करता था। रात में वह गुणकारी बुलबुले चुनने के लिए बाहर जाता था और यिन्हे के साथ द्वंद्वयुद्ध करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाता था। 3 दिन बाद बहुत मेहनत करने के बाद वांग टेंग अपनी 5 बुनियादी शक्तियों को एक छोटे स्तर तक बढ़ाने में कामयाब रहे। उसकी धातु शक्ति 8वें स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि उसकी अग्नि और पृथ्वी शक्ति 7वें स्तर पर थी। उसकी लकड़ी और पानी की शक्ति 6ठे स्तर पर थी। स्तरों में वृद्धि से उसकी क्षमता भी बढ़ गई। यिन हाई के पास कोई मौका नहीं था। दुर्भाग्य से वह ये नहीं जानता था और लगातार वांग टेंग को चुनौती देता रहा। वांग टेंग ने उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की। हालांकि उसे लगा कि यह व्यक्ति बहुत होशियार नहीं है। वह थोड़ा जिद्दी भी था। ये जानते हुए भी कि वह जीत नहीं सकता, फिर भी वह आया। क्या उसे मार खाने की लत थी? तो बस एक बच्चा हूं जो कुछ लाख साल का हूं। वह नहीं जानता था कि यिन हाई नशे का आदी है या नहीं, लेकिन वह उसे प्रताड़ित करने में लगा हुआ था। एक प्रतिभा थी जो बिना पैसे मांगे पिटने को तैयार थी। कितना बढ़िया सौदा था। लेकिन चौथी रात को वांग टेंग ने यिन हाई के अपमानजनक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसने आज अपने कमरे से बाहर न निकलने का फैसला किया। उसने एक रोमांचक योजना बना रखी थी। राउंड बॉल को आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया था। वांग टेंग को यह दिलचस्प नहीं लगेगा अगर वह सामान्य तरीके से प्रवेश करता। वे इस बार खुद को तस्करी करके अंदर लाने वाले थे। इस मिशन को दिया गया नाम राउंड बॉल भी वर्णनात्मक था। क्या आप तैयार हैं? कमरे में राउंड बॉल ने वांग टेंग से सख्त लेकिन उत्साहित आवाज में पूछा। वांग टेंग पहले से ही तैयार था, लेकिन जब उसने राउंड बॉल के हाव भाव देखे तो उसे अचानक लगा कि यह थोड़ा अविश्वसनीय है और उसे बिना किसी कारण के डर लगने लगा। उसने एक बार फिर पुष्टि की, क्या तुम्हें यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा?
तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। राउंड बॉल का गुस्सा उस बिल्ली की तरह भड़क उठा जिसकी दुम पर पैर पड़ गया हो। उसने वान टेन को घूर कर देखा। नहीं, मैं बस पुष्टि करना चाहता हूँ। वान टेन की नजरें झपक गईं और उसने अपनी नाक रगड़ी। अगर मैं कहता हूँ कि यह ठीक है तो ये ठीक ही होगा। मैं एक बुद्धिमान जीवन रूप हूँ। ये योजना तब से चल रही है जब से मैंने मास्टर नांगों का अनुसरण किया है। मैंने कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया है और आखिरकार एक बचाव का रास्ता खोज लिया है। यदि आपको अपना हुक्म मिल जाता है तो आपकी आत्मा को चिन्हित कर दिया जाएगा और मैं अपनी योजना को अब और अमल में नहीं ला सकता, राउंड बॉल ने समझाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अधीर हो। तुम बस डर रहे हो कि महान कियान ग्रह से मेरा हुक्म मिलने के बाद तुम अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाओगे, वान टेंग ने फटकार लगाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राउंड बॉल ने अपराधबोध से उसकी ओर देखा। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम नहीं समझते कि आभासी ब्रह्मांड कितना महत्वपूर्ण है। यदि तुम सफलतापूर्वक इसमें प्रवेश कर जाते हो तो तुम्हारे पास एक अपंजीकृत पहचान होगी। जब तुम्हें अपना हुक्म मिलेगा तो तुम्हारे पास दो पहचान होंगी, एक पंजीकृत और एक अपंजीकृत। तुम्हें जो भी करना है करने की सुविधा होगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वान टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। यह अच्छा लगता है। गोल बॉल उत्साहित था, लेकिन वान टेंग ने अचानक उसकी ओर देखा। लेकिन क्या? राउंड बॉल ने अपनी पीठ सीधी की, थोड़ा परेशान महसूस करते हुए। सफलता दर क्या है? पहले आपको मुझे बताना होगा, है ना? वान टेंग ने पूछा। लगभग 60% से 70%। राउंड बॉल ने ऊपर देखा। कितना? वान टेंग ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की। 60%। कितना? वान टेंग ने अपने कान पर हाथ रखा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने ठीक से सुना नहीं है। 55%। राउंड बॉल को दोषी महसूस हुआ। उसे वान टेंग की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्या? कितना? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। वान टेंग की आवाज 3 गुना तेज हो गई। 50%। ये सबसे कम है। राउंड बॉल क्रोधित हो गया। वह उछल पड़ा और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग ने आह भरी। आप वाकई अविश्वसनीय हैं। ये 40% से कम होना चाहिए, है ना? आप मुझसे कोशिश करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैं अविश्वसनीय कैसे हो सकता हूँ? मैं एक बुद्धिमान जीव हूँ। तुम मुझे अविश्वसनीय क्यों कह रहे हो? राउंड बॉल गुस्से में था। क्योंकि तुम राउंड बॉल हो, वान टेंग ने व्यंग्य किया। राउंड बॉल ने वान टेंग को कुछ देर तक घूरा, फिर अपना सिर नीचे किया। उसने अपना स्वर नर्म किया और कहा, मैंने इतने लंबे समय से तैयारी की है, इसलिए कृपया इसे आजमाएं। कृपया मुझ पर दया करें। उसने अपने हाथ जोड़े और चमकती आंखों से वान टेंग को घूरने लगा। वह प्यारा व्यवहार करने लगा। प्यारा अभिनय करना मना है। ये सोचना कि तुम कुछ मिलियन साल तक जीवित रहे हो। वान टेंग ने अपनी आंखों के कोने से इसे तिरस्कारपूर्वक देखा। मैं तो बस एक बच्चा हूं जो कुछ लाख साल का है, राउंड बॉल ने अपना शरीर हिलाते हुए कहा। चले जाओ। वान टेंग ने उल्टी करने का नाटक किया। उसने सख्ती से कहा, ईमानदारी से बताओ और मुझे बताओ कि तुम कितने आश्वस्त हो। खांसी 30%। राउंड बॉल ने खांसते हुए अजीब तरीके से जवाब दिया। गंभीरता से वान टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। वह जानता था कि संभावनाएं कम थीं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे केवल 30% ही होंगी। हालांकि यह इस मुद्दे पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह राउंड बॉल से बंधा हुआ था। इसकी तस्करी की योजना अपूर्ण हो सकती है, लेकिन इससे उसे निश्चित रूप से लाभ होगा। कुछ जोखिम उठाना समझदारी थी। क्या होगा अगर हमें खोज लिया गया? वान टेंग ने पूछा। तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी, राउंड बॉल ने गंभीरता से कहा। वान टेंग ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तुम्हारा गला घोटने का मन कर रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। गुस्सा मत हो। मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम अपनी आत्मा का एक हिस्सा बांटकर आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करो। इस तरह अगर तुम्हें खोज भी लिया गया तो भी तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तुम बस घायल हो जाओगे। आध्यात्मिक अलगाव। वान टेंग हैरान था। ये ठीक लगता है। बेशक कुछ मार्शल योद्धा भी ऐसा करते हैं। जब उनकी आत्मा आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करती है तो उनकी आत्मा का मुख्य भाग अभी भी उनके शरीर में होता है। इस तरह कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, राउंड बॉल ने समझाया। वान टेंग ने सोचते हुए अपना सिर हिलाया। सच में अब तुम्हें राहत महसूस होनी चाहिए, है ना?
लेकिन अगर आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करते समय मेरी आत्मा की खोज हो जाती है तो क्या मुझे चिन्हित किया जाएगा? क्या मुझे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? वान टेन को अभी भी कुछ चिंताएं थीं। उसे प्रवेश करने से पहले स्पष्ट रूप से पूछ लेना चाहिए, कहीं राउंड बॉल द्वारा उसे फिर से धोखा न दिया जाए। चिंता मत करो, अगर तुम खोजे गए तो मैं तुम्हारी आत्मा को काट दूंगा। आभासी ब्रह्मांड को तुम्हें चिन्हित करने का मौका नहीं मिलेगा, राउंड बॉल ने उसे दिलासा दिया। वान टेंग ने सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि यह मामला अभी भी खतरनाक है। एक गलती और इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन यह आकर्षक था, इसलिए अंत में वह सहमत हो गया। क्या मैं अपना क्लोन इस्तेमाल कर सकता हूं? वान टेंग ने पूछा। मैं भूल गया कि आपके पास क्लोन कौशल है। वह कौशल अद्वितीय है, इसलिए यह आभासी दुनिया को भ्रमित करने में सक्षम हो सकता है। यह आध्यात्मिक अलगाव से बेहतर तरीका है। हम इसके साथ आपकी पहचान छिपा सकते हैं। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। वान टेंग ने तुरंत अपना क्लोनिंग कौशल दिखाया। उसकी आत्मा और शक्ति का एक हिस्सा उसके क्लोन में समाहित हो गया और राउंड बॉल के सामने प्रकट हुआ। सौभाग्यवश उसकी आत्मा दिव्य क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसके पास अपनी आत्मा के एक हिस्से को विभाजित करके ब्रह्मांड में प्रवेश करने की क्षमता थी। बहुत से लोगों के पास शक्तिशाली आत्मा नहीं थी। उन्हें अपनी मुख्य आत्मा के साथ आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करना था। आध्यात्मिक अलगाव कोई ऐसी विधि नहीं थी जिसका कोई भी उपयोग कर सकता था। नोव एल बी JNN। हा, हम शुरू कर रहे हैं। राउंड बॉल रोमांचित था। उसने अपनी उंगली उठाए और क्लोन के माथे पर थपथपाया। वान टेंग आध्यात्मिक रूप से अपने क्लोन से जुड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि क्लोन की आत्मा अंधेरे के एक हिस्से में प्रवेश कर रही है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी इंद्रियां खो दी हैं। यदि वह तैयार नहीं होता तो इस अंधकार को देखकर वह घबरा जाता। वान टेंग को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। जैसे ही रोशनी ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया, वान टेंग को एहसास हुआ कि वह एक ऐसे शहर में आ गया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा था। घर पर स्वर्ग, जमीन से सैकड़ों हजारों मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारतें खड़ी थीं। वे सभी अलग अलग आकार और साइज के थे। कुछ अपने आयताकार आकार के कारण सामान्य दिखते थे, कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन अन्य बेहद अजीब थे और यहां तक कि बुनियादी वास्तुकला सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते थे। उनका वास्तविकता में अस्तित्व में होना लगभग असंभव था। जमीन साफ और सुव्यवस्थित थी। धूल का एक कण भी नहीं था और पैदल चलने वालों को अपना प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा था। सड़कों पर अलग अलग नस्लों के बहुत से लोग घूम रहे थे। उनकी शक्ल सूरत अलग अलग थी और उनकी लंबाई भी अलग अलग थी। कुछ की कदकाठी आम इंसानों जैसी थी जबकि कुछ की लंबाई 6 मीटर तक थी। कुछ ऐसे भी थे जो वयस्कों से आधे आकार के थे। जब तक आप अपना सिर नीचे न करें, आप उन्हें देख नहीं सकते थे। बीच में जहां सड़कें मिलती थीं, वहां एक चौड़ा चौक था। और ऐसे माहौल में वान टेंग अचानक यहां प्रकट हो गया। उसके इर्द गिर्द खड़ी भीड़ ने उसे उदासीनता से देखा। जब उन्हें उसमें कुछ खास नहीं लगा तो उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। यह आभासी ब्रह्मांड है। वान टेंग ने आश्चर्य भरी आंखों से चारों ओर देखा। यह उस आभासी वास्तविकता से बहुत अलग था जिसमें वह एक बार प्रवेश कर चुका था। उस समय आभासी वास्तविकता में शहर खाली थे और आप किसी को नहीं देख सकते थे। लेकिन यहाँ ये लोगों से भरा हुआ था और जीवन और उत्साह से भरा हुआ था। ये हलचल भरा था, बिल्कुल असली दुनिया की तरह। ये कैसा है? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? राउंड बॉल की गर्व भरी आवाज वान टेंग के दिमाग में गूंजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में सफल हो जाओगे। वान टेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए राउंड बॉल से बात की। उसने पाया कि लोगों के पीछे अलग अलग रूप रंग की छोटी छोटी आकृतियां थीं। कुछ छोटे जानवरों की तरह दिख रहे थे, जबकि कुछ पंख वाले छोटे लोग थे। यहां तक कि मानवीय चेहरे वाले पौधे भी थे जो बोल सकते थे। ये जादुई लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, मैं एक बुद्धिमान जीवन रूप हूं। राउंड बॉल की नाक लगभग आसमान की ओर इशारा कर रही थी। उसने वान टेंग की निगाह का अनुसरण किया और परिचय देना शुरू किया। ये बुद्धिमान परियां हैं। वे आभासी ब्रह्मांड में अपने स्वामियों की सहायता कर सकती हैं। हालांकि उनके अलग अलग ग्रेड भी हैं। आप शायद मेरे जैसे बुद्धिमान जीवन रूप नहीं पा सकेंगे।
जब राउंड बॉल ने शेख ही बघारना और शेख ही बघारना शुरू किया तो वान टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। ये बहुत ही आत्ममुग्धतापूर्ण था। अब हम कहाँ हैं? हम महान कियान साम्राज्य के क्षेत्र से आभासी ब्रह्मांड से जुड़े हैं। इसलिए हम महान कियान मुख्य भूमि पर हैं। महान कियान मुख्य भूमि। वान टेंग ने पलकें झपकाई। NOWELLBJAN.CO। ये सही है। ग्रेट कियान मुख्य भूमि। यह एक बहुत ही विशाल भूमि है। ग्रेट कियान साम्राज्य एक उच्च स्तरीय सभ्यता है जिसका विशाल और असीम क्षेत्र हजारों आकाशगंगाओं और अनगिनत ग्रहों तक फैला हुआ है। हर पल अनगिनत जातियों के लोग आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यही वजह है कि आभासी ब्रह्मांड में ग्रेट कियान साम्राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हालांकि इसे मुख्य भूमि कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में कई ग्रहों के संयुक्त क्षेत्र से भी बहुत बड़ा है। अविश्वसनीय। वान टेंग आश्चर्यचकित था। मैं तुम्हें आभासी ब्रह्मांड से परिचित कराता हूँ। यहाँ जब तक तुम्हारे पास पैसा है तुम हर चीज का मजा ले सकते हो। द्वंद्व युद्ध सीखना, व्यापार, वित्त। राउंड बॉल ने बड़बड़ाते हुए कहा, ब्रह्मांड बहुत विशाल है और ग्रहों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। दोस्तों का मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि आभासी ब्रह्मांड में ये दूरी कम हो जाती है। आप अपने दोस्तों के साथ संवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि सीधे उनके पास टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है। और आप समान विचारधारा वाले मार्शल योद्धाओं से भी मिल सकते हैं और उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं, जिससे आपके सामाजिक संबंध बढ़ेंगे। इसके अलावा आप आभासी ब्रह्मांड में व्यापार और वित्तीय लेनदेन भी कर सकते हैं। यहाँ आपका बैंक कार्ड आपकी पहचान से बंधा हुआ है। यही वजह है कि आप वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं और अनगिनत आकाशगंगाओं से जो चाहे खरीद सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के विभिन्न साधन भी हैं, जैसे महिलाएं, भोजन और खेल। रुको, महिलाओं को मनोरंजन माना जाता है? वान टेंग आश्चर्यचकित था। खैर, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी जातियां हैं और प्रत्येक जाति की महिलाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्या आप जैसे पुरुष इसे स्वयं अनुभव नहीं करना चाहेंगे? वान टेंग ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। महिलाएं तो बस दुष्ट होती हैं। हे टिल्डा, राउंड बॉल ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, संक्षेप में यहाँ सब कुछ है। खाना, पीना और खेलना। बहुत से लोग इसमें डूब जाते हैं, इस जगह को असली दुनिया मानते हैं। इन लोगों के लिए पलक झपकते ही एक सदी बीत जाएगी। क्या आखिरकार यह एक आभासी दुनिया है? ऐसे लोग हैं जो 100 सालों से इसमें डूबे हुए हैं। वान टेंग को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। ये कुछ महीने या साल नहीं थे, ये पूरी एक सदी थी। ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया। कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। राउंड बॉल मुस्कुराया। मैंने पहले भी कहा है, आभासी ब्रह्मांड वास्तविक दुनिया से अलग नहीं है। किसी के लिए इसे अपनी वास्तविकता के रूप में मानना असंभव नहीं है। वान टेंग ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, यह जरूरी नहीं है कि यह बहुत वास्तविक हो। वह पृथ्वी पर मौजूद ओटाकू के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वे कई सालों तक अपने घरों में रहते थे और कुछ तो 10 या 20 साल तक घर के अंदर ही रहते थे, क्योंकि वे अपने गेम के प्रति जुनूनी थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो आभासी ब्रह्मांड भी ऐसा ही था। इसके अलावा आभासी ब्रह्मांड पृथ्वी पर मौजूद खेलों की तुलना में कहीं ज्यादा यथार्थवादी था। एक बार जब ओटाकू को यह अनुभव हो जाता तो वे बाहर निकलने में अनिच्छुक हो जाते। वे शायद मरने तक वहीं रहते। उनके लिए तो ये घर ही स्वर्ग था। वान टेंग के मन में एक अजीब विचार आया। हालांकि शक्तिशाली लोगों की इच्छाशक्ति मजबूत होती है और वे आभासी दुनिया के आदी नहीं होते। वे इसे अपने लिए सुविधा प्रदान करने के लिए अपने सामाजिक और संचार मंच के रूप में मानते हैं। और अगर वे बहुत गरीब हैं तो वे एक सदी तक यहाँ नहीं रह पाएंगे। आखिरकार इस दुनिया में हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। राउंड बॉल ने अपनी उंगलियां रगड़ी। ये वास्तव में बहुत यथार्थवादी है। वान टेंग को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। हाँ, बिल्कुल, अन्यथा आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा। राउंड बॉल का स्वर बदल गया। फिर भी इसके अभी भी बहुत सारे लाभ हैं। आप दूसरों के साथ द्वंद्वयुद्ध और स्टार जानवरों से लड़ने जैसी चीजें कर सकते हैं। हालांकि आप अपने दायरे या चरणों के स्तर को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने युद्ध के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं और आप मरेंगे नहीं। मैंने पहले भी यह कोशिश की है और यह वास्तव में उपयोगी है। वान टेंग ने सिर हिलाया। राउंड बॉल ने तिरस्कार के साथ कहा, आपने जो पहले आजमाया था वह सिर्फ एक टूटा फूटा संस्करण है। इसकी तुलना वर्तमान वाले से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती।
इसे खुद अनुभव करें और आपको पता चल जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो फिर मैं कोशिश करूंगा। वांग टेंग उत्साह से चौक से बाहर चला गया। मैं शहर से बाहर चला जाऊंगा। रुको, मुझे लगता है कि ऐसा करने से पहले तुम्हें कुछ पैसे जुटाने चाहिए। राउंड बॉल ने उसे जल्दी से रोका और कहा, अपने आप को देखो। ओह, यह क्या है? वांग टेंग ने अपना सिर नीचे किया और दंग रह गया। मेरे कपड़ों को क्या हुआ? उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास असली दुनिया के कपड़े नहीं थे। इसके बजाय वह एक सादा और सरल ग्रे प्रशिक्षण पोशाक पहने हुए था। उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। वह एक गरीब आदमी की तरह लग रहा था। आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति ऐसा ही दिखाई देता है। यदि आपको बेहतर चीजें चाहिए तो आपको उन्हें खरीदना होगा। राउंड बॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। लानत है, ये बहुत दयनीय है। वांग टेंग ने कोसा, यह आभासी ब्रह्मांड सिर्फ पैसे के लिए है। यह उन बेईमान गेम कंपनियों की तरह ही बेशर्म है। क्या पैसा कमाना उनके लिए बेशर्मी है? राउंड बॉल ने पूछा। वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह इसका खंडन नहीं कर सकता और उसने इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। उसने गहरी सांस ली और विनम्रता से पूछा, मुझे पैसे कहाँ से लाने चाहिए? क्या आपने सड़क पर दुकानें देखी हैं? अगर आपको कुछ बेचना है तो आप किसी दुकान पर जाकर व्यापार कर सकते हैं। वांग टेंग ने इधर उधर देखा तो चौक के चारों ओर दुकानें बिखरी हुई थीं। अगर उसने ध्यान से सुना तो उसे भीड़ से आती हुई हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। हम उचित और ईमानदार कीमतों पर चूहों की खाल खरीद रहे हैं। देखो देखो, हम सभी प्रकार के रून हथियार बेचते हैं। इसे मिस मत करना। हम सभी प्रकार के आयस, स्टार कोर, स्टार हड्डियां और दुर्लभ खजाने खरीदते हैं। कीमतें बातचीत योग्य हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया 1000 ट्रेजर चैम्बर में आएं। यह बाजार जैसा क्यों लग रहा है? वांग टेंग ने दुकान की ओर चलते हुए बुदबुदाया। हे, प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। राउंड बॉल मुस्कुराया। वांग टेंग का लक्ष्य 1000 खजाने वाला चैम्बर था। उसके पास कुछ पैसे के लिए बेचने के लिए कई स्टार कोर और स्टार हड्डियां थीं। गरीब होना कितना कठिन था। ब्रह्मांड बैंक। 1000 खजाने के चैम्बर की फ्रेंचाइजी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। विभिन्न सभ्यताओं में आउटलेट थे और उनकी नींव बेहद मजबूत थी। नोव LBJNN। एक बड़ी कंपनी निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखेगी। इसलिए किसी को भी उनके द्वारा अपने ग्राहकों को धोखा दिए जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राउंड बॉल ने चलते चलते वांग टेंग को उस जगह से परिचित कराया। कुछ समय बाद उसे 1000 खजाने वाला चैम्बर मिला। यह एक विशाल चांदी सफेद धातु की इमारत थी। इसे आसानी से पहचाना जा सकता था। वांग टेंग ने इमारत में प्रवेश किया और पाया कि यह कक्ष पृथ्वी पर शॉपिंग मॉल जैसा दिखता है। इमारत में अलग अलग क्षेत्र थे जहां हर तरह की वस्तुएं प्रदर्शित थीं, जिनमें युद्ध की वर्दी, हथियार, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, अयस्क आदि शामिल थे। यहां तक कि आध्यात्मिक पालतू जानवर और रोबोट भी थे। उनमें से ज्यादातर नहीं थे और वे ज्यादातर प्रदर्शन पर थे। असली मेनू होलोग्राम का उपयोग करके हवा में दिखाया गया था। वे जीवंत और स्पष्ट थे। वांग टेंग ने उत्सुकता से अपने आसपास का जायजा लिया। वह चकित था। वहां ढेर सारी चीजें रखी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां देखे। तुम्हें क्या लगता है? ये बुरा नहीं है ना? राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। बुरा नहीं है। वांग टेंग ने शांति से सिर हिलाया। इस समय एक दुकान के कर्मचारी ने वांग टेंग को देखा और उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रिय ग्राहक, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं सामान बेचना चाहता हूं, वांग टेंग ने जवाब दिया। आप क्या बेचना चाहेंगे? अटेंडेंट को इस जवाब की आदत हो गई थी। वांग टेंग ने आभासी ब्रह्मांड की बुनियादी पोशाक पहन रखी थी। इस पोशाक में इमारत में आने वाले ज्यादातर लोग आभासी सिक्कों के बदले में सामान बेचने आए थे। कुछ अयस्क, सितारों के कोर और सितारों की हड्डियां। कृपया मेरे पीछे आइए। परिचारक की आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ उठाया और रास्ता दिखाया। जल्द ही वे एक अतिथि कक्ष में पहुंच गए। मेरा मैनेजर खुद आपकी देखभाल करेगा। कृपया यहीं प्रतीक्षा करें। अटेंडेंट उसे अंदर लाकर चला गया। कुछ क्षण बाद एक छोटा और मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो एक भूत की तरह दिख रहा था, अंदर आया। मैं 1000 खजाने के चैम्बर का प्रबंधक हूं। मैंने सुना है कि आप यस, स्टार कोर और स्टार हड्डियां बेचना चाहते हैं। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया।
जब वह बोल रहा था तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और चाय परोसी। वांग टेंग ने चाय का प्याला उठाया और चुपके से मैनेजर को नाप लिया। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी एक दिव्य चरण का मार्शल योद्धा था और छठे या सातवें स्तर पर था। उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आभासी ब्रह्मांड अत्यंत वास्तविक था। ये वास्तविकता से अलग नहीं था। वांग टेंग ने आखिरकार इस भावना को समझ लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम अपनी चीजें बाहर क्यों नहीं निकाल लेते ताकि मैं उन्हें देख सकूं? अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराया। आभासी ब्रह्मांड कितना अद्भुत था। ये वस्तुएं वास्तविक दुनिया में उपलब्ध थीं और आभासी ब्रह्मांड में इनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक ही विचार से आईएस, स्टार कोर और स्टार हड्डियां वांग टेंग के सामने टेबल पर दिखाई दी। वे बिल्कुल असली चीज की तरह दिख रहे थे। आभासी दुनिया में व्यापार करने का यही फायदा था। सभी वस्तुएं और आंकड़े आभासी थे। यहाँ कोई कुत्ते खाओ कुत्ते वाली स्थिति नहीं थी। आभासी दुनिया निष्पक्ष थी। सभी लेन देन अनुबंध भावना से किए जाएंगे। वांग टेंग ने धरती पर रहते हुए बहुत सी चीजें इकट्ठी की थीं। उसने उन सभी को बाहर निकाला। आईएस, तारों के कोर और तारों की हड्डियां एक छोटी पहाड़ी पर जमा हो गईं। अधेड़ उम्र का व्यक्ति दंग रह गया। लेकिन वह एक अनुभवी मैनेजर था, इसलिए उसने तुरंत अपना संयम संभाला। उसने सामान को देखा और एक एक करके उनकी कीमतें बताईं। राउंड बॉल भी सुन रहा था। उसे इन वस्तुओं की कीमत पता थी। वांग टेंग को इस बात का डर नहीं था कि दूसरी पार्टी उसे धोखा देगी। मैं इन सभी वस्तुओं के लिए आपको 8000 GQC दे सकता हूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथ में आखिरी स्टार बोन नीचे रखी और वांग टेंग की ओर देखा। सिर्फ 8000? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपने दिल में बुदबुदाया। ये काफी कम लगा। इसके बारे में सोचो, कोई भी स्टार कोर या स्टार बोन सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। आईएस भी कीमती नहीं है। 8000 एक अच्छी कीमत है। यह मत भूलो कि यह GQC है। इसकी कीमत ज्यादा है, राउंड बॉल ने गुस्से से जवाब दिया। ओह ठीक है। वांग टेंग अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या कीमत ठीक है? राउंड बॉल ने सीधे कहा, आप 8500 GQC मांग सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, 8500 GQC। अगर आप मुझे ये कीमत नहीं दे सकते तो मैं उन्हें दूसरी दुकानों पर बेच दूंगा। मुझे बेचने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसा लगता है कि आप बाजार को समझते हैं। आप लाभ को कम कर रहे हैं, आप जानते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान दी। उस स्थिति में चलो 8500 पर सौदा करते हैं। हम थोड़ा कम कमाएंगे और इसे आपके साथ बेहतर संबंध बनाने के अवसर के रूप में लेंगे। वास्तव में अगर आपके पास इतनी बड़ी किस्म की वस्तुएं नहीं होती तो मैं सहमत नहीं होता। भविष्य में हमें साथ मिलकर काम करने के और भी मौके मिलेंगे। वांग टेंग मुस्कुराया। उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आभासी सिक्कों को वांग टेंग के खाते में स्थानांतरित कर दिया। एक अपंजीकृत निवासी के रूप में उनके पास कोई खाता नहीं था, लेकिन उन्हें नांगोंगयू की विरासत में मिली थी। साम्राज्य के एक सरदार के रूप में नांगोंगयू के पास यूनिवर्स बैंक में एक अनाम बैंक कार्ड था। वह भले ही मर चुका हो, लेकिन उसने मरने से पहले अपनी वसीयत लिखी और बैंक कार्ड अपने उत्तराधिकारी को दे दिया। इसलिए खाता नष्ट नहीं हुआ। बैंक कार्ड राउंड बॉल के पास था। अब वांग टेंग इसका इस्तेमाल कर सकता था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जब देखा कि लेन देन करते समय उसके पास एक अनाम बैंक कार्ड था, तो उसने वांग टेंग के साथ और भी अधिक जोश से पेश आया। उसने उसे कुछ सम्मान के साथ देखा भी। ब्रह्मांड बैंक ब्रह्मांड में एक विशाल उपस्थिति थी। इसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय और शक्तिशाली थी और यह ब्रह्मांड में लंबे समय से मौजूद थी। यह अनगिनत आकाशगंगाओं और ग्रहों में सबसे बड़ा बैंक था। उनकी शाखाएं कई अलग अलग सभ्यताओं में फैली हुई थीं। वे एक विश्वसनीय संस्था थे। इसलिए इस बैंक से अनाम बैंक कार्ड प्राप्त करना आसान नहीं था। आपको एक निश्चित पद और प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। नांगोंगयू की मदद से वांग टेंग को ऐसी सुविधा मिली। यही कारण था कि महान कियान साम्राज्य में बैरन का पद इतना लोकप्रिय था। आप असली सामान को निकटतम 1000 ट्रेजर चैम्बर शाखा में भेज सकते हैं। अधेड़ ने लेन देन पूरा करने के बाद वांग टेंग को दरवाजे पर भेज दिया। मैनेजर बोके, आप यहीं रुक सकते हैं। वांग टेंग ने असहाय होकर अधेड़ व्यक्ति को रोका। बातचीत के दौरान वांग टेंग को पता चला कि इस आदमी का नाम बोके था और वह एक भूत था। ब्रह्मांड में भी भूत प्रेत थे।
वे अच्छे व्यापारी और उत्कृष्ट आविष्कारक और इंजीनियर थे। आप कई बड़ी कंपनियों या निर्माण स्थलों पर उनके निशान देख सकते हैं। अधेड़ उम्र का वह आदमी शुरू में उतना उत्साही नहीं था, लेकिन अब वह उसकी चापलूसी कर रहा था। वांग टेंग अचानक आए इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर सका। जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद है। बोके ने मुस्कुराते हुए वांग टेंग की ओर हाथ हिलाकर उसे विदा किया। भालू, कुत्ता और भेड़िया कॉम्बो, बेवकूफ, भोला, ठंडा कॉम्बो। जब वे हजार खजाने वाले कक्ष से बाहर निकले तो वांग टेंग अभी भी मैनेजर बोके के परिवर्तन पर विचार कर रहा था। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। ब्रह्मांड में बैंक कार्ड व्यक्ति की आत्मा से जुड़े होते हैं। हालांकि अनाम कार्डों को इसकी आवश्यकता नहीं होती। जब तक धारक अपनी सहमति देता है तब तक उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार एक अनाम कार्ड एक अत्यंत उच्च श्रेणी का बैंक कार्ड है। सामान्य लोग इसे अपने पास नहीं रख सकते। यही कारण है कि मैनेजर बोके ने आपके साथ अलग व्यवहार किया। उसने शायद सोचा होगा कि तुम कुलीन हो। स्वर्गीय स्तर के मार्शल योद्धा शक्तिशाली होते हैं और बड़ी कंपनियों में प्रबंधक का पद संभाल सकते हैं, लेकिन वे आप जैसे कुलीन व्यक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं हैं, जिनके पास यूनिवर्स बैंक का एक अनाम बैंक कार्ड है। वह बेकाबू होकर हंसने लगा। अब क्या तुम्हें समझ में आया कि मास्टर नांगोंग की विरासत कितनी महत्वपूर्ण है? हर जगह यथार्थवादी है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, आप सही हैं। नांगोंग यू की विरासत उपयोगी है। मुझे बैरन का दर्जा मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें पता है। अब हम कहाँ जाए? कुछ युद्ध वर्दी और हथियार खरीदें। हजार खजाने वाले कक्ष में युद्ध की वर्दी और हथियार हैं। हमें कहीं और क्यों जाना है? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम बेवकूफ हो? हजार खजाने के चैम्बर में मौजूद चीजें महंगी हैं। हमें उन्हें खास दुकानों से खरीदना चाहिए। क्या स्पेशलिटी स्टॉल सस्ते होते हैं? वांग टेंग को कुछ भी नहीं पता था। सौभाग्य से उसके पास राउंड बॉल था, नहीं तो वह अनावश्यक रूप से पैसे खर्च कर देता। पैसा कमाना आसान नहीं था। धरती पर बहुत सी अच्छी चीजें इकट्ठा करने के बावजूद वह उन्हें केवल 8500 GQC में ही बेच पाया। उसे अपनी गरीबी पर थोड़ा दुख हुआ। उसे जब भी संभव हो कम खर्च करना चाहिए। एक बार जब वह अधिक पैसा कमा लेगा तो वह फिर से बेतहाशा खर्च करना शुरू कर सकता है। विशेष स्टॉल में कई चीजें बड़े पैमाने पर उत्पादित होती हैं, इसलिए वे कम महंगी होती हैं। बेशक अगर आप बेहतर चीजें चाहते हैं तो आपको ज्यादा सिक्के खर्च करने होंगे। कुछ समय बाद वे दोनों एक युद्ध वर्दी की दुकान और एक हथियार की दुकान पर गए और एक युद्ध वर्दी और एक तलवार खरीदी। उन्होंने 5500 GQC खर्च किया। यह शायद कुछ हजार GQC ही होगा, लेकिन GQC का मूल्य बहुत ज्यादा था। इसलिए उन्होंने जो सामान खरीदा वह अच्छी गुणवत्ता का था। युद्ध की वर्दी तीसरे ग्रह स्तर की थी और युद्ध की तलवार 5वें ग्रह स्तर की थी। वे सभी ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं थीं। ब्रह्मांड में युद्ध वर्दी, हथियार और कई अन्य वस्तुओं को मार्शल योद्धाओं के चरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया था ताकि उन्हें याद रखना आसान हो सके। दर्जी आदमी को बनाता है। अपनी पीठ पर तलवार के साथ काली युद्ध वर्दी पहनने के बाद वह एक नए आदमी में बदल गया। वह अब नौसिखिया नहीं था। राहगीर भी उसे अलग नजर से देखते थे। ऐसा लगता था कि उसके सिर पर आमिर लिखा हुआ है। NOWELLBE-JAN.CO। सड़क पर सामान्य शर्ट पहने हुए चलने वाले एक सुंदर युवक और वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी के साथ अरमानी शर्ट पहने हुए एक युवक के बीच यही अंतर था। दूसरे लोग निश्चित रूप से उन्हें अलग नजर से देखेंगे। आइटम प्राप्त करने के बाद वांग टेंग इस शहर के टेलीपोर्टेशन बिंदु पर आया। वह यहाँ क्यों आया था? क्योंकि वह जंगल में टेलीपोर्ट होकर आभासी शिकार का आनंद लेना चाहता था। जंगल और रिहायशी इलाका दो बिल्कुल अलग अलग इलाके थे। जंगली इलाका ग्रेट कियान मेनलैंड पर नहीं था। वहां टेलीपोर्ट करके जाना पड़ता था। टेलीपोर्टेशन के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। यही कारण था कि राउंड बॉल ने उसे पहले कुछ पैसे जुटाने के लिए कहा। युद्ध की वर्दी और तलवार प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं था। वांग टेंग अभी भी जंगली क्षेत्र में स्टार बीस्ट को मार सकता था, लेकिन पैसे के बिना वो वहां टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये निराशाजनक होगा। टेलीपोर्टेशन पॉइंट एक बहुत बड़ा चौक था। यहाँ मार्शल योद्धाओं को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए कई टेलीपोर्टेशन एरे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। चौक में बहुत से लोग थे। योद्धा तरह तरह की सामग्री लेकर आगे पीछे चल रहे थे। यह एक जीवंत जगह थी।
सम्राट स्तर के अग्नि तत्व भेड़िए का शिकार करने के लिए एक टीम का गठन। 3 से 5वें स्तर के ग्रहीय चरण। सम्राट स्तर के धातु बख्तरबंद गेंडे का शिकार करने के लिए एक टीम का गठन। 6ठे स्तर से 8वें स्तर के ग्रहीय चरण तक। वान टेंग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक दिलचस्प दृश्य देखा। चौक के चारों ओर कई अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए थे। उनके नीचे योद्धाओं के समूह एकत्रित होकर अपनी टीम के लिए नारे लगाते थे। वे लोगों को शिकार करने के लिए टीम बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राउंड बॉल ने वान टेंग की निगाहों को देखा और समझाया, स्टार जानवर आमतौर पर जंगल में समूहों में घूमते हैं। कुछ से निपटना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए कई लोग उन्हें एक साथ शिकार करने के लिए टीम बनाने का विकल्प चुनते हैं। क्या वे प्रतिस्पर्धा से डरते नहीं हैं? वान टेंग ने पूछा। यह आभासी ब्रह्मांड है। अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हारा असली रूप नहीं मारा जाएगा। इसके अलावा यह एक तरह का अनुभव भी है। आभासी ब्रह्मांड में धोखा खाना वास्तविक जीवन में धोखा खाने से बेहतर है। आपकी बात सही है। वान टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और एक दिशा में देखा। सम्राट स्तर के ब्लैक विंड वल्चर का शिकार करने के लिए एक टीम का गठन। पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 6ठे स्तर से 7वें स्तर के ग्रहीय चरण को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे जैसे वान टेंग करीब आता गया, चिल्लाहटें और भी स्पष्ट होती गईं। वहां एक मार्शल योद्धाओं की टीम थी जो लोगों को ब्लैक विंड वल्चर नामक सम्राट स्तर के स्टार जानवर का शिकार करने के लिए आमंत्रित कर रही थी। वे वान टेंग के निशाने पर थे। हाय, क्या आप ब्लैक विंड वल्चर का शिकार करने के लिए हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? एक विनम्र दिखने वाला भालू जाति का योद्धा जब वान टेंग को आते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने खुले हाथों से उसका स्वागत किया। वान टेंग ने पूछा, क्या काला पवन गिद्ध एक वायु तत्व तारा जानवर है? यही उसका असली उद्देश्य था। उसने यिन्हे से कई पवन शक्ति गुण एकत्रित किए थे, लेकिन अगर वह ग्रहों के दायरे तक पहुंचना चाहता था तो अभी भी एक अंतर था। वान टेंग अपने विकास को तेज करने के लिए पवन तत्व तारा जानवरों को मारकर अधिक नक्षत्र पवन शक्ति एकत्र करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि पवन तत्व वाले तारा जानवर कहाँ हैं, इसलिए उसने पहले उस क्षेत्र से परिचित होने के लिए एक टीम खोजने का निर्णय लिया। हाँ, भालू जाति के योद्धा ने उत्साह से सिर हिलाया। मैं एक पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा हूँ और मैं ग्रहीय चरण के 7वें स्तर पर हूँ, वान टेंग ने बोलते हुए अपने नक्षत्र पृथ्वी बल को जारी किया। अच्छा, तुम हमारे मानदंडों पर पूरी तरह खरे उतरते हो। भालू जाति का योद्धा बहुत खुश हुआ। आओ, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और मैं तुम्हें अन्य 2 साथियों से मिलवाता हूँ। वान टेंग ने आगे बढ़कर अन्य सदस्यों का आंकलन किया। टीम में 3 मार्शल योद्धा थे, जिनमें भालू जाति का मार्शल योद्धा भी शामिल था। उनमें से एक भेड़िया जाति से था, जबकि दूसरा कुत्ता जाति से था। वे तीनों ही लंबे और मांसल थे। वे वहां खड़े होने पर एक शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे। ये समूह बुरा नहीं था। अचानक वान टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ईमानदारी से कहूं तो कुत्ते की नस्ल और भेड़िया की नस्ल एक जैसी दिखती थी। दोनों के कान रोएदार थे, लेकिन वे ज्यादातर इंसान जैसे दिखते थे। अगर कोई उसे न बताए तो वह उनके बीच अंतर नहीं कर पाएगा। मेरा नाम जियोंग दाली है। भालू जाति के मार्शल योद्धा ने अन्य 2 की ओर जाने से पहले अपना परिचय दिया। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोल पाता, भेड़िया मार्शल योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं ब्राके हूँ, एक पृथ्वी तत्व भेड़िया जाति मार्शल योद्धा। मैं हेस्टन हूँ, एक जल तत्व मार्शल योद्धा। कृपया मेरा ख्याल रखना। कुत्ते की नस्ल के मार्शल योद्धा ने एक मासूम मुस्कान दी और अपना हाथ ऊपर उठाया। ओह, हेलो। वान टेंग दंग रह गया। उसने उससे हाथ मिलाया। किसी कारणवश उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये दोनों मार्शल योद्धा सुंदर थे। ब्रेके के पास एक ठंडा आकर्षण था और हेस्टन भोला था। उसे लग रहा था कि यह भालू, कुत्ता और भेड़िया कॉम्बो, या बल्कि बेवकूफ भोला और ठंडा कॉम्बो उसे एक दिलचस्प अनुभव देगा। मेरा नाम वान टेंग है। मैं एक मानव मार्शल योद्धा हूँ। वान टेंग ने भी अपना परिचय दिया। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। वान टेंग, समझौते पर हस्ताक्षर करो और हम जा सकते हैं। जियोंग दाली अधीर था। वान टेंग ने जाकर शियोंग दाली द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पर नजर डाली। उसे कोई खामी नजर नहीं आई। यह एक सरल अनुबंध था। वे मिलकर स्टार बीस्ट को मारेंगे और जितने स्टार बीस्ट को मारेंगे उसके आधार पर लाभ को आपस में बांट लेंगे। यह एक बाध्यकारी अनुबंध था।
इस पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे आभासी ब्रह्मांड द्वारा मान्यता दी जाएगी। उसे अपने साथियों द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे एक विश्वसनीय टीम मिल गई है, वांग टेंग ने कहा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी टीम के सदस्यों ने जल्दी से अस्थायी आश्रय को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने अपना सामान उठाया और वांग टेंग को टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर बुलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। काली पवन मैदान। ये घास का एक विशाल और असीम मैदान था। इसका नाम ब्लैक विंड पर्वतों से नीचे आने वाली तेज हवाओं के कारण पड़ा। मैदानी इलाकों में अनगिनत प्रकार के तारा जानवर रहते थे और काले पवन गिद्ध उनमें से एक थे। वांग टेंग और उनके 3 अस्थायी साथी टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से एक सभा स्थल पर पहुंचे। टेलीपोर्टेशन की लागत उन्हें 10 GQC थी। बिल को विभाजित करते हुए उनमें से प्रत्येक को केवल 2.5 GQC का भुगतान करना था। वांग टेंग को लगा कि टेलीपोर्टेशन प्रणाली सस्ती थी। यह एक सुविधाजनक सेवा थी। वे चारों एक भारी वाहन में, जिसे उन्होंने एक स्थानीय व्यवसाय से किराए पर लिया था, सभास्थल से निकलकर मैदानी क्षेत्र में एक निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। आखिरकार हर कोई अपने साथ इस तरह का वाहन नहीं ले जा सकता था। वाहन महंगे थे और उन्हें अपने साथ ले जाने का मतलब था कि आपको अपने अंतरिक्ष उपकरणों में बहुत बड़ी जगह की जरूरत होगी। दोनों में बहुत पैसा खर्च होता। जियोंग दाली और अन्य लोग अमीर नहीं लग रहे थे। वांग टेंग के पास अब कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था और वह इन चीजों को खरीदने में असमर्थ था। वह केवल बहाव के साथ चल सकता था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि आभासी ब्रह्मांड में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा वास्तविक दुनिया जैसी ही थी। आभासी GQC और वास्तविक GQC एक दूसरे के लिए अदला बदली योग्य थे और एक दूसरे के लिए व्यापार किए जा सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वाहन असीम मैदानों में तेजी से आगे बढ़ रहा था। आसपास की घास लगभग एक वयस्क की ऊंचाई के बराबर थी। ऐसे वातावरण में आम वाहनों के लिए तेजी से चलना मुश्किल होगा। केवल भारी वाहनों में ही यह क्षमता थी। पहियों की ऊंचाई एक इंसान की आधी थी और वाहन एक औसत इंसान से बहुत लंबा था। ऊंची घास वाहन के बड़े पहियों को उन्हें कुचलने से नहीं रोक सकी। NOWELLBEJAN.CO। वांग टेंग और बाकी लोग आराम करने के लिए गाड़ी में बैठ गए। हेस्टन हाथ में नक्शा पकड़े हुए था और गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ब्रेके गाड़ी चला रहा था। वांग टेंग ने हेस्टन की चकित नजर को देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे संदेह था कि क्या वह उन्हें उनकी मंजिल तक ले जा पाएगा। फिर उसने जियोंग दाली की तरफ देखा और पाया कि वह पहले से ही गहरी नींद में था और बिजली की तरह खर्राटे ले रहा था। लगता है कि ब्रेके ने वांग टेंग की निगाहों को नोटिस कर लिया था और रियरव्यू मिरर से उसे देखा था। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। हम बारी बारी से सतर्क रहते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया और पूछा, काले पवन गिद्ध कितने शक्तिशाली हैं? हमने जो ब्लैक विंड वल्चर का समूह पाया, उसमें राजा 7वें सम्राट स्तर पर है, जबकि बाकी पहले सम्राट स्तर से 5वें सम्राट स्तर पर हैं। इनकी संख्या लगभग 27 है, ब्रेके ने गंभीर भाव से कहा। वांग टेंग, क्या ये जंगल में तारा जानवरों का शिकार करने का आपका पहला मौका है? हेस्टन ने अचानक अपना सिर उठाया और एक व्यंग्यात्मक चेहरे के साथ पूछा। वह वास्तव में उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। वह वैसे ही पैदा हुआ था। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसके मुंह और आंखों का थोड़ा उठा हुआ चाप घृणित भाव पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर समय दूसरों का मजाक उड़ा रहा हो। वांग टेंग ने उसकी असलियत पहचान ली थी। वह कुत्ते की नस्ल से था और संभवतः हस्की प्रजाति से था। उसने थोड़ा आश्चर्य से सिर हिलाया। यह मूर्ख आदमी वास्तव में बता सकता था कि यह जंगल में उसका पहला अनुभव था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहली बार आने वाले लोग आमतौर पर टीम बनाने के लिए किसी को ढूंढ लेते हैं और वे प्रवाह के साथ चलते हुए कम बात करते हैं और अधिक निरीक्षण करते हैं। हेस्टन को पता था कि वह आश्चर्यचकित था और गर्व से मुस्कुराया। मैं समझ गया। वांग टेंग दंग रह गया। पहली बार यह निश्चित रूप से अपरिचित होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हेस्टन ने उसकी छाती थपथपाई और उसे आश्वस्त किया। बस अपना ख्याल रखना, तुम ही हमेशा हमें नीचे खींचती हो, ब्रेके ने ठंडे स्वर में कहा। कब से? इस टीम में मेरा योगदान तुमसे कम नहीं है। हेस्टन ने उसे नापसंदगी से देखा। अगर आप अधिक विश्वसनीय होते, तो हमारी लूट कम से कम दोगुनी हो जाती, ब्रेके ने कहा। हेस्टन का मुंह खुला का खुला रह गया और वह अवाक रह गया। वांग टेंग ने उसे अजीब नजरों से देखा।
उसे पक्का पता था कि यह आदमी मूर्ख है। खांसी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हेस्टन ने अपना गला साफ किया और घोषणा की। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने उसे एक अवर्णनीय नजर से देखा। वे आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां शियोक दाली और अन्य लोगों ने 1 घंटे से ज्यादा की यात्रा के बाद ब्लैक विंड वल्चर को पाया था। ये ब्लैक विंड पर्वतों के बाहरी इलाके में था जहां कई नंगे पहाड़ खड़े थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने आसमान में दूर कुछ काले पवन गिद्धों को देखा। उन्हें देखने के बाद उन्होंने वाहन रोक दिया और वाहन को छिपाने के लिए छिपने की जगह तलाशने लगे। इसके बाद वांग टेंग और अन्य लोग तैयार हो गए और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। वे ऊंची घास में दुबक गए और अपने शरीर को छिपा लिया। फिर उन्होंने छिपने का प्रयास किया और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। काले पवन गिद्ध कोई साधारण तारा जानवर नहीं थे। वे सभी शक्तिशाली जानवर थे जो सम्राट स्तर तक पहुंच चुके थे। उनके क्षेत्र में आने वाले साधारण मार्शल योद्धाओं को वे पकड़ लेते थे और टुकड़े टुकड़े कर देते थे। तारा प्राणियों में हमेशा से ही क्षेत्र के प्रति प्रबल भावना रही है। सावधान रहना, जब हम ब्लैक विंड वल्चर के घोंसले के करीब पहुंचेंगे तो हम सबसे पहले राजा से निपटेंगे। शियोक दाली ने फुसफुसाते हुए कहा, वांग टेंग, तुम एक पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा हो। समय आने पर हमें कवर करना। पृथ्वी हवा का मुकाबला करती है। हमारे शरीर को स्थिर करो और हमें तेज हवाओं से उड़ने मत दो। शियोक दाली और अन्य लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। इस समय वे तीनों आगे चल रहे थे जबकि वांग टेंग पीछे रह गया था। वह बोलते हुए जियोन दाली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वांग टेंग गायब हो गया था। वे चौंक गए। ठीक है, वांग टेंग की आवाज उनके बाईं ओर घास से धीमी सी आई जब वह शियोक दाली के निर्देशों का जवाब दे रहा था। तीनों ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया, लेकिन वे अभी भी वांग टेंग को नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सभी की आंखों में आश्चर्य की झलक देखी। यह आदमी। उन्होंने वांग टेंग की ताकत को स्वीकार किया। यह अस्थायी टीम में असाधारण लग रहा था। हो सकता है कि यह सिर्फ एक उन्नत स्तर की छिपाने की तकनीक हो, जियोंग दाली ने अनिश्चितता के साथ कहा। ओह, शायद। ब्रेके और हेस्टन झिझके, लेकिन उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वांग टेंग एक मास्टर होगा। आखिरकार उसने केवल 7वें स्तर के ग्रहचरण के मार्शल योद्धा की ताकत का प्रदर्शन किया था, जो उनसे थोड़ा खराब था। वे 8वें स्तर पर थे और अनुभवी थे, जबकि वह एक नौसिखिया की तरह लग रहा था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि वांग टेंग छिपने में माहिर है तो उन्हें राहत मिली। कम से कम उनका यह अस्थायी साथी उन्हें पीछे नहीं घसीट रहा होगा। जल्द ही समूह पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया और ऊपर देखा। उन्होंने नंगे पहाड़ की चोटी पर बना एक विशाल घोंसला देखा। सिर पर गोली। शियोक दाली और अन्य लोग पहाड़ के नीचे झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने झाड़ियों के बीच की दरारों से चट्टान पर बने काले पवन गिद्धों के घोंसले को देखा। वे काले पवन गिद्धों की संख्या गिन रहे थे। उनमें से 28 हैं, सभी घोंसले में हैं। लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा, शियोक दाली ने उन्हें गिनने के बाद असहाय होकर कहा। वे केवल 4 थे। उनके लिए 28 सम्राट स्तर के स्टार जानवरों से निपटना अवास्तविक था। अगर वे लापरवाही से आगे बढ़ते तो वे एक साथ मर सकते थे। आइए प्रतीक्षा करें और निरीक्षण करें। ब्लैक विंड वल्चर को भोजन खोजने की आवश्यकता होगी। केवल ब्लैक विंड वल्चर राजा ही घोंसले की रक्षा करेगा, ब्रेके ने कहा। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। दोपहर में आसमान में काले पवन गिद्धों की चीखें गूंजने लगी। हवा में घूम रही थी और बड़ी बड़ी परछाइयां घोंसले से बाहर निकलकर अपने पंख फैलाकर क्षितिज की ओर उड़ रही थीं। वे चले गए। टीम में जोश भर गया। जियोंग दाली ने हंसते हुए कहा, अरे वे आखिरकार चले गए। हम 10 मिनट बाद चलना शुरू करेंगे। ब्रेके और हेस्टन उत्साहित थे और अगले विशालकाय पक्षी को उत्सुकता से देख रहे थे। उन्हें घोंसले में एक बड़ी काली छाया पड़ी हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आराम कर रही है। वांग टेंग की नजर काली छाया पर पड़ी। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और उसके सामने हरे रंग की रोशनी की एक चमकती हुई गेंद दिखाई दी। बकवास। ये प्रथम स्तरीय शाही चरण का ब्लैक विंड वल्चर है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यह 7वें स्तर के सम्राट चरण में था? वांग टेंग लगभग कोसने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित कर लिया। NOWELLBJAN.CO। वह उलझन में था। अंधेरे में छिपकर उसने अन्य योद्धाओं के हाव भाव देखे। शाही चरण मार्शल योद्धाओं के दिव्य चरण के बराबर था।
प्रथम स्तर के गृहीय चरण के मार्शल योद्धा के रूप में उसके पास शाही स्तर का सामना करने का कोई मौका नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये तीनों लोग उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे? क्या उनके इरादे बुरे थे? लेकिन उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच काले पवनगिद्ध राजा की वास्तविक ताकत को नहीं जानते थे। क्या ये तीनों लोग विश्वसनीय हैं? वांग टेंग अवाक रह गया। सौभाग्य से वह शाही स्तर के स्टार जानवरों से निपट सकता था। यदि नहीं तो आभासी ब्रह्मांड में उसका पहला शिकार मिशन विफल हो जाता। हमला। जियोंग दाली ने धीमी आवाज में चिल्लाया। स्वूश स्वूश स्वूश। तीनों योद्धा एक साथ दौड़े और प्रकाश की किरणों में बदलकर आकाश की ओर दौड़ पड़े तथा काले पवनगिद्ध राजा की ओर बढ़े। वांग टेंग उन्हें याद दिलाना चाहता था, लेकिन वे अपनी मौत का स्वागत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, एक कार्रवाई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने चुप रहने और उनके पीछे चलने का फैसला किया। उसे अभी भी अपना मिशन याद था। उसने अपनी पृथ्वी शक्ति का इस्तेमाल करके उनके आकार को स्थिर किया। मार डालो, शियोंग दाली चिल्लाया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा दिखाई दिया। अग्नि सेना उस पर एकत्रित हुई और भयंकर लपटें उठी। वे एक विशाल अग्नि हथौड़े के आकार में बदल गए जैसे ही वह ब्लैक विंड वल्चर किंग की ओर बढ़ा। हेस्टेन और ब्रेके ने एक साथ अभिनय किया।